नमस्कार। वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है। राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट्स, सभी बोर्ड्स के एग्जाम फरवरी महीने में शुरू हो रहे हैं। हम आज बात करते हैं कि परीक्षा के समय हम किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, साल भर हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उन 3 घंटों के दौरान कितना दे पाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यह मायने नहीं रखता आप कहाँ से आ रहे हैं, मायने यह रखता है कि आगे आप कहाँ जाएंगे। तो बात वही है कि 12 महीने में आप जो कुछ पढ़े हैं, आप 3 घंटे की परीक्षा अवधि में कितना दे पाते हैं। हम ये बात नहीं करेंगे कि परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। हम सिर्फ यह बात करेंगे कि परीक्षा को कैसे फेस करना है, एग्जाम कैसे देना है। यहाँ हम इस चीज को 2 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं परीक्षा के दिन के 3 घंटे, तो एक तो परीक्षा कक्ष में हम किन बातों का ध्यान रखें, और दूसरा परीक्षा के दिन हम किन बातों का ध्यान रखें। परीक्षा के दिन हम किन बातों का ध्यान रखें। 10वीं 12वीं सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ बातें आपके लिए जुटाई है जो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा कक्ष में 3 घंटे 15 मिनट की जो अवधि होती है, उसको आप कैसे फेस करें, किन बातों का हमें करना है और किन बातों का नहीं करना है, दोनों का ध्यान रखने की बात हम करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप परीक्षा कक्ष में बैठेंगे, आपको आपकी उत्तर पुस्तिका मिलेगी, वहीं से शुरुआत करते हैं हम। मेरे पास राजस्थान बोर्ड अजमेर की एक आंसर शीट है पिछले साल की, ठीक ऐसी ही उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगी। इसके जो डाटा है, जो खाना पूर्ति है, वो आपको सबसे पहले करनी है। देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं मैं आपको। ये आपके सामने है, जहां सबसे पहले कैंडिडेट्स रोल नंबर इन इंग्लिश इन फिगर्स, यानी कि यहाँ आपको अंकों में भरने हैं। अभी मैं वापस बोर्ड पे इनको थोड़ा समझा दूंगा। कॉपी कैसी होती है यह आप एक बार देख लें। फिर इन वर्ड्स, फिर परीक्षार्थी का नामांक हिंदी में शब्दों में लिखना है आपको। फिर माध्यम आपका हिंदी मीडियम के है या इंग्लिश मीडियम के, आपका विषय कौन सा है, परीक्षा का दिन कौन सा है, और उस दिन की दिनांक क्या है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से बढ़िया हस्तलेख में भरनी है। इनमें किसी प्रकार की काट छांट नहीं होनी चाहिए। देखिए, यह एक तरह से आपका फेस है, यही आपको दिखाता है वहां पर कि आप कैसे कैंडिडेट हैं। अगर इसी में ही बहुत ज्यादा काट छांट है तो जो आपका एग्जामिनर है, परीक्षक है, उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए, इन डाटा की पूर्ति कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह से बॉक्स इस कॉपी में बने हुए हैं। यहां आपको अपने रोल नंबर में भरने हैं। उसके बाद में इन फिगर्स, ये हो गया। इन वर्ड्स में आपको रोल नंबर शब्दों में अंग्रेजी में लिखने। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यह समस्या होती है कि वो इंग्लिश स्पेलिंग्स को ढंग से नहीं लिख पाते, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपके रोल नंबर आपको अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में आपको शब्दों में लिखने आने चाहिए। पेंसिल से नोट डाउन कर ले, 2-3 बार लिखने का अभ्यास करें। इसी तरह से फिर आपको शब्दों में हिंदी में लिखने। होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी शब्दों में भी सही, हिंदी में भी नहीं लिख पाते। जैसे किसी के
रोल नंबर 17,85,000 है, तो वो फिर उसको ऐसे लिखते हैं 17 लाख, जैसा उच्चारण अपने स्थानीय भाषा में होता है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से लिख देते हैं ऐसे। 15 को लिख देते हैं 15, है ना, 24, इस तरह की गलतियां न सिर्फ अंग्रेजी स्पेलिंग्स में बल्कि हिंदी की भी जो वर्तनी अशुद्धियां हैं वो इस तरह से शब्दों में दिखाई देती है। हालांकि इसका मार्क्स पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कॉपी जांचने वाले की जो मेंटेलिटी है वो पहले ही ये हो जाती है कि ये विद्यार्थी कमजोर है, जिसको अभी 100 तक की गिनती ढंग से लिखनी नहीं आती है, जिसको अभी 22 कैसे लिखा जाता है, 75 कैसे लिखा जाता है, ये स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है, तो वह उसने आगे कैसा काम किया होगा यह आपका पहले ही शो हो जाता है। के बाद के जो डाटा है वो बॉक्स बने होते हैं, आपका माध्यम कौन सा है, हिंदी है या अंग्रेजी है, वो आपको राइट का निशान लगाना है। फिर परीक्षा का दिन और दिनांक दोनों आपको सही ध्यान होने चाहिए, वही भरे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह खाना पूर्ति पूरी हो जाने के बाद कुछ समय में आपको पेपर मिल जाता है। पेपर के ऊपर भी आपको रोल नंबर लिखने, वैसे वहां जिस विक्षक की ड्यूटी होगी वो आपको बताएगा, लेकिन आपको अपने रोल नंबर विक्षक के बिना कहे ही भर देने। एक बात और ध्यान रखनी है, पेपर पे रोल नंबर के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखना है। जो प्रश्न आप अटेंड करेंगे उस पे राइट का मार्क, टिक मार्क आप जरूर कर सकते हैं। पेपर जब आपको मिल जाए रोल नंबर लिख ले, उसके बाद में आप पेपर को पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि जैसे ही पहला सवाल पढ़ा और उत्तर लिखना शुरू कर दिया, नहीं। पहले आप पूरे पेपर के 27-28 जो भी प्रश्न आते हैं उनका आप एक बार पूरा अध्ययन करें, पूरे पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें आप। इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है अपने अंदर पूरे पेपर को पढ़ने से। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर हमें काफी सरल लगता है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में पूछा कुछ और गया होता है, कुछ और लिखाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि प्रश्न की डिमांड क्या है, हमें उत्तर में क्या लिखना है। इसलिए आप पूरे पेपर को एक बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आपके बोर्ड परीक्षाओं का जो पेपर है उसकी शुरुआत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से होती है, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न है और उसके साथ रिक्त स्थानों वाले जो प्रश्न है। ध्यान ये रखना है, जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले सवाल को हैंडल करें, दूसरा तीसरा ऐसे क्रम से करना कोई जरूरी नहीं है। जो सवाल आपको सबसे बढ़िया आ रहा है उसका उत्तर सबसे पहले दें। इसके दो फायदे। पहला फायदा तो यह है कि इससे आपका टाइम बचेगा। अगर आप शुरू में ही 10वां सवाल कर रहे हो जो आपको आता ही नहीं है, तो सोचने विचारने में, कैलकुलेशन करने में ही आपकी शक्ति जो है, आपका समय जो है वो जाया हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि जो सवाल बढ़िया आ रहा है उसको पहले शुरू करें। कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, समय भी बचेगा। आप शुरू के 8-10 सवालों के अच्छे उत्तर लिखते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि नहीं, मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो जैसे आप मान लो पहले ही सवाल शुरू कर रहे हैं, तो सीधा प्रश्न एक लिखा और अपना उत्तर देना शुरू करें। जो सवाल बढ़िया आ रहा है तो सबसे पहले शुरू करें। दूसरी बात, प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सीधा अपना उत्तर लिखना है। बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है, आगे हाशिया छोड़ने के बाद या प्रश्न क्रमांक का एक कॉलम दे रखा होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 7 लिखना है और अपना उत्तर लिखना है। 9 लिखना है, अपना उत्तर लिखना है। इतना लंबा भी लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रश्न 9 का उत्तर, प्रश्न 12 का उत्तर। ना प्रश्न लिखने की आवश्यकता है, ना खाली जगह वाला पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता है। अभी हमने बात की पहला सवाल, जैसे ही आपने लिखा पहले का पहला बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। मान लो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कानपुर, जोधपुर, चेन्नई, मुंबई, और उसका उत्तर आप जोधपुर लिखना चाहते हैं तो जोधपुर सही उत्तर क्या है, स। मान लीजिए गणित का है कोई प्रश्न और उसकी आप कैलकुलेशन निकाल के आपको कोई उत्तर लिखना है, तो पहले का दूसरा सही उत्तर क्या है, अंग्रेजी में है तो सी, और उस उत्तर को दर्ज कर दीजिए। तीसरा द, और सही उत्तर क्या है द का, मान लीजिए दूसरा विश्व युद्ध है, उसका ऑप्शन द का, वो लिख दीजिए। दोनों तरीके हैं, पहले उत्तर लिख दीजिए फिर उसका क्रमांक लिख दीजिए, ABCD जो भी है, या पहले क्रमांक लिख दीजिए और फिर उस बहुविकल्पात्मक प्रश्न जब पूरे हो जाए उसके बाद मान लो अगला प्रश्न खाली जगह वाला है। मान लीजिए आप दूसरा प्रश्न अटेंड कर रहे हैं,
रिक्त स्थान भरो वाला दूसरा प्रश्न में भी 2, 3, 4 प्रश्न एक साथ हो सकते हैं। तो मान लो इसका ए, बी, सी, डी, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली जगह में जो सही आएगा वह शब्दांश आप लिख दीजिए। जैसे यहां लिख दिया जयपुर, अंग्रेजी में मान लो क्या आएगा, इज, आर, एम, या जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है वो लिख दीजिए। मैथ्स की कोई कैलकुलेशन जो भी है, संस्कृत में क्रिया का कौन सा रूप आएगा वो लिख दीजिए। ये प्रश्न अटेंड। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, आपको आगे जो ये प्रश्न के क्रमांक आप लगा रहे हो ये सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आप सवाल तो दूसरा कर रहे हो और यहाँ भूल से 7 लिख दिए। इस गलती के लिए ध्यान रखिए, 1 नंबर आपका दंड स्वरूप काटा जा सकता है। अगली बात, अगर कोई प्रश्न खंडों में है, भागों में है, या एक ही प्रश्न के अंदर और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो उन सबको एक साथ अटेंड करना है। जैसे 7वां प्रश्न, उसके अंदर 3 प्रश्न है, अ, ब, स, तो आप तीनों एक ही बार में कर। ऐसा नहीं है कि 7वें का अ और ब तो अब कर दिया, उसके बाद में 9वां प्रश्न अटेंड कर रहे हैं आप, और 2-3 पेज आगे चलने के बाद में फिर आपको याद आया कि 7वें का स तो बाकी ही रह गया, तो आप उसको बाद में। ऐसा करने से क्या होता है, नंबरिंग में, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो सकती है परीक्षक के द्वारा, और आपके अंक जो है वो कम हो सकते हैं। अगली बात, शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है। इसके लिए ये जरूरी है कि पेपर मिलते ही आप शुरू के जो है निर्देश वो पढ़ लें। शब्द सीमा कई बार निर्देशों के साथ ही पहले पेज पर ही दी हुई होती है कि प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पात्मक है, प्रश्न 11 से 15 तक की शब्द सीमा 40 शब्द है, प्रश्न 18 और 20 तक की शब्द सीमा 100 शब्द है। इस प्रकार से निर्देश में ही दिया हुआ होता है। या फिर कई बार ऐसे भी होता है जैसे सामाजिक के पेपर में, तो उनके साथ हर प्रश्न के पीछे उनकी वर्ड लिमिट लिखी हुई होती है। प्रश्न जहां समाप्त हुआ पीछे लिखा हुआ होता है 300 शब्दों, 200 शब्दों। तो एवरेज ये मानकर चले कि 200 शब्दों का मतलब है तो आपको कम से कम 20 लाइन। अगर 50 शब्दों में है तो आपको 4 या 5 लाइन लिखनी। बोर्ड की कॉपी में ये माना जाता है कि औसतन 1 लाइन के अंदर 10 शब्द आते हैं। तो शब्द सीमा से न तो कम लिखना है ना ही ज्यादा लिखना है। अगर आप शब्द सीमा को पूरा नहीं करते हैं, 50 शब्दों में लिखना था और आपने सिर्फ 1 ही लाइन में उत्तर दिया है, तो उस प्रश्न के जो आधे अंक है वो आपके पहले ही कम हो जाते। यदि वो प्रश्न 4 नंबर का है तो अब आपके लिए वो मान लो 2 नंबर का ही रह गया है। फिर अगली बात, कई बार ऐसा होता है सामाजिक में, विज्ञान में प्रश्न जो है अथवा में आता है, विकल्प के रूप में आता है। एक ही प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न होते हैं, बीच में लिखा हुआ होता है अथवा। एक प्रश्न, एक प्रश्न, ये प्रश्न के क्रमांक हो गए 17। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, दोनों को अटेंड कर देते। ऐसी मूर्खता भी नहीं करनी है। वैसे एक सामान्य बुद्धि का विद्यार्थी भी इस बात को जानता है, लेकिन कई बार कॉपी चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि 17वां सवाल कॉपी के शुरू में कर दिया स्टार्टिंग में, और फिर अंत में जब खत्म करते हैं तो वापस 17वें का ब शुरू कर दिया। दूसरा, विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एक ही सवाल के नंबर हमें 2 बार मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। का गलत प्रभाव पड़ता है और आपके अंक जो है वो उल्टे कम हो सकते हैं। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है, गणित के प्रश्नों को हल करते समय उसका उत्तर आपकी कैलकुलेशन पूरी होने के बाद में, जब आप अंत में उत्तर तक पहुंच जाते हैं तो उसको अलग से दर्शा दें। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं 340 घन मीटर, या पीछे आप लिख दें उत्तर, या आगे की साइड में जहां भी आपको ठीक लगे आंसर, इसको अंडरलाइन कर दें। ये ध्यान रखें, इकाई लिखनी जरूरी है गणित के प्रश्नों में। क्षेत्रफल है या का आयतन है, इस इकाई में होगा, घन में होगा, वर्ग में होगा, ये जरूर ध्यान रखें। विज्ञान में और गणित में डायग्राम बनाने की भी जरूरत पड़ती है। कोई छोटा मोटा डायग्राम है, कच्चा चित्र वगैरह बनाना है, तो उसके लिए आप पेन भी यूज ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल ही यूज में। अगली बात यह ध्यान रखनी है कि हर प्रश्न की समाप्ति के बाद में
आप 2 लाइन खाली छोड़, या तो स्केल से एक लाइन खींच दे, समय लगता है थोड़ा, 27-28 प्रश्न अटेंड करेंगे आप, तो 27-28 लाइनें खींचने में ही आपके 5-7 मिनट चले जाएंगे। 2 या 3 लाइन छोड़ करके अगला प्रश्न अटेंड करें, नहीं तो क्या होता है कि 2 प्रश्नों के उत्तर एक साथ दिखने लग जाते हैं। फिर अगली बात, सभी प्रश्नों को अनिवार्यतः हल करें। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रश्न हमें आते नहीं है, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो भी उसको अटेंड करें, आप जरूर टच करके आए। मैथ्स जैसे विषय में हर साल ये होता है कि 1 या 2 नंबर के कोई प्रश्न जो है वो बोनस अंक दे दिए जाते हैं, और ये बोनस अंक तभी मिलते हैं जब आपने प्रश्न को अटेंड किया है, टच किया है। तो उस उत्तर से रिलेवेंट जो भी आपको आता है लिख कर आए, किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे हिंदी में है, सामाजिक में है, निश्चित समय सीमा में, निश्चित शब्द सीमा में पूरा उत्तर आप लिख कर आए। बोर्ड की परीक्षाओं में वर्तमान में पूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलती है। पूरक उत्तर पुस्तिका का मतलब है सप्लीमेंट्री कॉपी। एक बार आपकी कॉपी भर गई है तो अब आपको दूसरी उत्तर पुस्तिका मिलती नहीं है। ऐसे भरी भी नहीं जाती है, शब्द सीमा में लिखे तो इतनी बड़ी कॉपी आती है कि आप भरी नहीं सकते। लेकिन गणित जैसे विषय में जहाँ पीछे के प्रश्न रफ कैलकुलेशन में यूज हो जाते हैं, गणित जैसे विषय में आपका विक्षक आपकी कॉपी जो है देख करके कि वास्तव में आपकी कॉपी भर गई है तो उपलब्ध करवाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और, जहां निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न की डिमांड यदि पॉइंट के रूप में है तो आप उस प्रश्न को पॉइंट के रूप में लिखें, हेडिंग दें उनकी, और अपनी हेडिंग को, पॉइंट्स को अंडरलाइन करके अलग से बताएं। जो प्रश्न की डिमांड है उसी के अनुरूप अपना उत्तर लिखें। जो पूछा जा रहा है उस प्रश्न को समझे कि प्रश्न क्या कह रहा है, और अगर 4 बिंदु में मांगा है तो आप चारों बिंदु हेडिंग देते हुए का वर्णन करते जाए। चारों बिंदु स्पष्ट अलग दिखने चाहिए। शिक्षक को पूरा आंसर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं लगे, उसको देखते ही लगे कि 1 2 3 4 चारों बिंदु सही लिखे हैं इसने, वो आपको अच्छे अंक देगा। और जब सारे प्रश्न अटेंड हो जाए, एक बार चेक कर ले कोई प्रश्न मिस तो नहीं हो गया है, छूट तो नहीं गया है। एक अच्छे परीक्षार्थी से यही अपेक्षा की जाती है कि वो अंत के जो 5 या 10 मिनट है बचा करके रखें। अपनी जो है समय सीमा को इस प्रकार से निश्चित करें कि अंत के 5-10 मिनट एक बार उसको रिवीजन के लिए मिल जाए, और लास्ट में जहां आपका कार्य समाप्त हो जाए उसके पीछे के पेजों को इस तरह से तिरछी लाइन से काट दें, और अंत में समाप्त या द एंड यह जरूर लिख दें। इससे जो शिक्षक है, जो एग्जामिनर है, उसको ये पता चल जाता है कि कार्य समाप्त हो गया है, इसके आगे काम किया हुआ नहीं है। नहीं तो आप क्या करते हैं, एक पेज छोड़ करके फिर आगे कोई सवाल क्या है तो वो जांचने से बाकी ही रह जाएगा। ये तो हुई 3 घंटे की अवधि के दौरान ध्यान रखने की। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा के दिन हम क्या ध्यान रखें। देखिए, परीक्षा का समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी फरवरी महीने के शायद पहले वीक में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा आपके साथ करेंगे, तो हम तो उस दिन क्या किया जाए इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा के दिन का मतलब से तात्पर्य है कि परीक्षा से एक दिन पहले का समय, जैसे कल एग्जाम से आपके सुबह 8 बजे, तो आसाम से आपको किन बातों का ध्यान रखना। सबसे जरूरी बात कि परीक्षा से एक दिन पहले 10-12 घंटे पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। भाई, जब साल भर में नहीं पढ़ सके, साल भर में यदि कुछ याद नहीं हुआ है, आपको अभी भी लग रहा है कि मेरी तैयारी में काफी कमी है, तो 10-12 घंटे में तो हम क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि बिना चिंता किए शाम के समय कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट्स यदि नोट्स वगैरह है, मैथ्स के फॉर्मूला है, या आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, तो जरूर रिवीजन करें और समय पर सो जाएं। रात को आपकी कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो है वो अवश्य पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रात को 1-2 बजे तक पढ़े और सुबह समय पर उठ ही नहीं पाए, परीक्षा में आपको बैठे बैठे नींद आए, आलस्य आए।
इसलिए तनाव नहीं लें और पर्याप्त नींद लें। जो आपके शॉर्ट नोट्स आपके बनाए हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने नोट कर रखे हैं उनका आप जरूर रिवीजन करें। परीक्षा का जो समय है उस दौरान सोशल मीडिया से दूर रहें। स्कूल्स के विद्यार्थी भी अब सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए हैं। कुछ दिनों के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को विराम दे दें। जिस दिन परीक्षा है उस दिन इस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें कि आप परीक्षा के दिन आधे घंटे पहले पहुंच जाएं सेंटर पर। आपका सारा जो कार्यक्रम है सुबह का इस हिसाब से देख लें कि मैं इतने बजे उठ जाऊं सुबह, तो इतने बजे मैं परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकता हूं। सुबह समय पर उठे और आधा घंटा पहले पहुंचने की तैयारी के हिसाब से अपने आप को अपडेट करें। अभी आपको पता है ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सर्दी जा रही है, वसंत ऋतु आ गई है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल सबसे महत्वपूर्ण है। जरूर ध्यान रखें अपने ओढ़ने का, पहनने का। ऐसा नहीं हो आप सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हो जाओ और साल भर बहुत अच्छा पढ़े हो फिर भी वहां टिक नहीं पाओ। यथासंभव स्कूल ड्रेस पहन के जाएं, क्योंकि तड़क भड़क के जो वस्त्र है वो मन में भटकाव पैदा करते हैं, जबकि आपके जो विद्यालय की यूनिफॉर्म है वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, आप में स्थायित्व पैदा करेगी। घर से हल्का नाश्ता करके जाए। कई बार भूखे पेट जाने पर कुछ दूसरी समस्याएं, चक्कर आना जैसा, कमजोरी महसूस होना, ऐसे भी कुछ विद्यार्थियों में देखने को मिलती। तो भोजन करके जाएं, भूखे पेट नहीं जाए। घर से निकलते समय 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली अपना प्रवेश पत्र और परीक्षा के दिन की सामग्री। यदि गणित का एग्जाम है तो अपने ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, नहीं तो बाकी एग्जाम में तो आपके पेन ही काफी है प्रवेश पत्र के साथ में, वो लेकर जाएं। और दूसरी बात, अपने माता पिता को प्रणाम करके जाएं, का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। इससे निश्चित रूप से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और वह आत्मविश्वास आपको जरूर अच्छे अंक दिलाए। एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि अनावश्यक सामग्री परीक्षा केंद्र पर साथ नहीं ले। मोबाइल वगैरह या कोई चिट पर्ची नकल करने जैसी कोई खुरापात दिमाग में, कहीं स्केल पे लिख दिया, हाथ पे लिख दिया, कपड़ों पे लिख दिया, ये चीजें आपके अनावश्यक तनाव पैदा करेगी और फायदा देने की बजाय नुकसान ज्यादा करेगी। मोबाइल ले जाओगे तो वहां रखने की समस्या आएगी, चिंता रहेगी हर समय। इसलिए अनावश्यक सामग्री जो है वो अपने साथ नहीं ले। अब जब परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए हैं तो वहां जाने के बाद भी हम देखते हैं कि ऐसा माहौल होता है, कुछ लड़के वहां भी बैठे बैठे पढ़ते हैं, कुछ आपस में प्रश्न उत्तर करते हैं। तो इन सब चीजों से बचें। ये चीजें तात्कालिक रूप से हमारे आत्मविश्वास को कम करती हैं। वहां पर कोई आपको आकर कहता है कि ये प्रश्न तूने पढ़ा, तुझे आता है क्या, तो ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहें। वह प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा जिसकी चर्चा परीक्षा केंद्र पर की जा रही है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। देखिए, परीक्षा जब शुरू होती है, कॉपी में जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उस समय अपने आप ही आपने जो कुछ पढ़ा है वह स्वतः स्फूर्त रूप से आपके हाथों में, आपके दिमाग में चलने लगता है। परीक्षा केंद्र के बाहर की स्थिति और रूम के अंदर की स्थिति दोनों में काफी अंतर होता है। अंदर जो आप सहज सरल रूप से लिखते हैं, कॉपी में जो लिखेंगे वही आपको अच्छे अंक दिलाए। तो किसी को वहां प्रश्न पत्र के बारे में बातें करते हुए कि भाई फलाना सर ने बताया ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, या कोई बैठा बैठा पढ़ रहा है, तो इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। कुछ भी नया सीखने की कोशिश उस समय नहीं करें। आखिरी बात कि अपने आप को रिलैक्स मूड में बनाए रखें, परीक्षा को एंजॉय करें। यह सिर्फ आपके 8-10 महीने की पढ़ाई की परीक्षा है, न कि जीवन भर की परीक्षा। जीवन में तो खूब परीक्षाएं आती रहेगी। कहते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिल में अरमान बहुत है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिल में अरमान बहुत है, अभी तो शुरुआत भर है, जिंदगी में इम्तिहान बहुत है। तो यह तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, परीक्षा का एक छोटा सा उदाहरण है। जिंदगी की कई परीक्षाएं आपको देनी है,
तो रिलैक्स मूड में 3 घंटे आराम से बिताए और अपनी परीक्षा को समाप्ति तक पहुंचाए। बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।